10वां अध्याय मंजिल के आसपास। बरके तपा ने जोर लगाया बहुत, मगर हर शाख पर बनाया हमने आशियां नया। हर मुश्किल अपनी आप ही आसान हमने की, हर एक कदम पे हमने दिया इम्तिहान नया। जातियों के जिस काफिले का हमने पिछले अध्याय में वर्णन किया, वह अब एक ऐसी मंजिल पर आ पहुंचा है जहां से हमारी कहानी की असल शक्ल और सूरत बनती है। जातियों के इस काफिले में आने जाने वालों का क्रम बांधना अधिक आसान नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरे लोग जब आए तो थोड़े ही समय में वे सब आपस में घुल मिल जाते रहे, और तब प्रायः एक दूसरे को अलग करना और हर एक के बारे में अलग पृष्ठभूमि स्थापित करना काफी कठिन प्रश्न बनता है। फिर भी जिस अंदाजे से इस समय तक हमने कुलूत देश तथा इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाकों में विभिन्न लोगों, कबीलों और बरादरियों के फैलने और पनपने का वर्णन किया है, उसके ठोस प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं, और जिन लोगों ने इस सिलसिले में इससे पहले खोज की है, उनके युक्ति युक्त विचारों ने भी हमारे नियत तथा निर्धारित सिद्धांतों की पुष्टि की है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, कोल, नाग, किरात और खश जैसी परिस्थितियों में, और जब भी कुलूत देश और इस सारे पहाड़ी प्रांत में आबाद रहे हैं, और जिस तरह उनके बारे में उल्लेख हमने पिछले पृष्ठों में किया है, इस बात को प्रमाणित करने में पर्याप्त आधार सिद्ध हुए हैं कि जहां इन सब प्रकार के सदस्यों ने एक जाति के तौर पर अपनी अलग अलग स्थिति को किसी न किसी रूप में स्थापित रखने का प्रयत्न किया है, वहां बहुत सी परिस्थितियों में एक दूसरे की संस्कृति काफी हद तक आपस में घुल मिल भी गई है। और ये कहना कि फलां रिवाज को केवल एक कबीले या एक बरादरी से ही विशेष रूप से संबंधित किया जाए, गलत होगा। हालत यह है कि आज किसी भी नस्ल, किसी कबीले या किसी बरादरी के सदस्य की रगों में पूर्णता असली खून के होने का वर्णन करते हुए भी संकोच होने लगता है। कोई कबीला, कोई जाति या कोई बरादरी अपने आप को एक दूसरे के प्रभावों से बचे रहने का दावा नहीं कर सकती। ऋग्वैदिक काल में ही महामुनि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र का यही तो झगड़ा आरंभ हुआ था। वशिष्ठ का कहना था कि आर्य जाति को दस्यु लोगों से इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए, जिससे आर्य लोग नस्ली रूप में स्थानीय दस्यु लोगों से खिलत मिलत हो जाएं, और इस तरह आर्य रगों में दौड़ता हुआ खून शुद्ध न रहने पाए। और दूसरी ओर विश्वामित्र इस बात पर दृढ़ मत अपनाए हुए थे कि पराजित लोगों के साथ पारस्परिक संबंध जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते कि दस्यु लोगों के खून में आर्य संस्कृति को इस प्रकार भर दिया जाए कि संस्कारों के जोर से वे शने शने आर्य ही बन जाएं। इतिहास साक्षी है कि वशिष्ठ की बात कुछ देर तो चली, परंतु अंततः विश्वामित्र विजयी हुए। उनकी विचारधारा ही साधारणतः समाज में प्रचलित हुई। आर्य ऋषियों ने तथा दूसरे आर्य लोगों ने नाग, कोल और किरात स्त्रियों से विवाह किए। खश लोगों ने भी जो मूल रूप में आर्य थे, कोल और किरात स्त्रियों से विवाह किए। विभिन्न कबीले और जातियां यथासंभव प्रयत्न करती रहीं कि वे अपने कबीले और अपनी ही जाति बरादरी में विवाह करें। फिर भी यह ना तो पूर्णतः संभव था और ना क्रियात्मक रूप से संभव हो सका। पौराणिक कथाओं में असंख्य ऐसी घटनाएं प्रमाणित है। उदाहरणार्थ, कश्यप ऋषि की ही 100 पत्नियां विभिन्न कबीलों और जातियों से थी, जिनसे विभिन्न जातियों और बरादरियों का एक ही गोत्र से संबंधित होना भी इस बात का पूर्ण प्रमाण है। भारतवर्ष में जातियों का ये पारस्परिक संबंध जो ऋग्वैदिक काल से आरंभ हुआ, आज तक प्रचलित है। परंतु यही आर्य लोग जो पश्चिमी देशों में फैले, वहां कई देशों में इन्होंने अपनी नस्ली पृथकता को स्थायी रखने के प्रयत्न किए और उसमें सफल हुए। कई पश्चिमी देशों में वहां की प्राचीन स्थानीय आबादियों का आज नामो निशान भी बाकी नहीं है,
और जहां है भी वहां उन्हें नष्ट करने के लिए यत्न होते रहे हैं। जर्मनी में हिटलर ने जिस तरह जर्मन राष्ट्र के खून को साफ करने के लिए यहूदियों का सफाया किया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। अफ्रीका में विभिन्न भागों में नस्ली विभेद की नीति भी इस सिलसिले की कड़ी स्वीकार करनी चाहिए। रामायण काल में भी लंका पर चढ़ाई को आर्यों की दक्षिण भारत पर विजय और भूभाग में आर्य संस्कृति के फैलाव से संबंधित किया जाता है। रामायण युग में ही ऋषि विश्वामित्र ने दस्यु राज शंबर की कन्या उग्रा से संबंध स्थापित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप शुनाशैप पैदा हुआ, जो देवव्रत के नाम से ऋषि विश्वामित्र का उत्तराधिकारी बना। महाभारत में महर्षि व्यास के डेका नामी स्थानीय स्त्री से विवाह करने का वर्णन आया है, जिसके पेट से मुनि शुकदेव पैदा हुए, जिन्हें मां के पेट में ही ज्ञान प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। राजा शंतनु का एक माहीगिरी की लड़की से विवाह करना, भीमसेन का एक निषाद लड़की हडिम्बा से शादी करना और इस तरह घटोत्कच जैसे वीर का पैदा होना, नाग कन्या के पेट से बबरू वाहन जैसा वीर अर्जुन का पुत्र पैदा होना तथा गंधर्व कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह रचना आदि कई उदाहरण हैं जिनसे नस्ली मेल मिलाप और पारस्परिक संबंध के प्रमाण मिलते हैं। महाभारत के अंत में यदुवंशियों का आपस में कट मरना और फिर अर्जुन का हजारों यदुवंशी स्त्रियों को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर आना तथा अहीरों का अर्जुन की रक्षा से इन स्त्रियों का छीन कर ले जाना और अपने घरों में आबाद करना, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे विभिन्न जातियों और बरादरियों के पारस्परिक संबंधों के प्रभाव के परिणाम निकाले जा सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महाभारत के महान युद्ध में जब अधिकतर वीर मारे गए और लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, तब अवश्य में वर्ण संकर संतान पैदा हुई होगी। बौद्ध काल में जब वर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा की गई, तब नस्ली शुद्धता और जाति बरादरी की सफाई कहां स्थायी रह पाई होगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सिल्यूकस की लड़की हेलन से विवाह किया। 200-300 वर्ष तक उत्तरी पंजाब में यूनानियों का प्रशासन रहा। शक, पार्थिन, गुजर और हूण जातियों के आक्रमणों ने तबाही मचाई। तुर्कों और मुगलों ने न केवल आक्रमण किए बल्कि कई सौ वर्षों तक यहां शासन किया। लाखों हिंदू मुसलमान बने, ईसाई हुए और फिर आर्य समाज ने शुद्धि का चक्कर चलाया। इन सब घटनाओं तथा परिस्थितियों से एक ही परिणाम निकाला जा सकता है कि नस्ली विभिन्नता, वंशज पवित्रता तथा खून की शुद्धता का दावा करना असंगत और मिथ्या विचार बनकर रह गया है। उपर्युक्त तथ्यों की रोशनी में जब कुलूत देश और हिमालय के दामन में बसे हुए सारे पहाड़ी लोग इतिहास के इन परिवर्तनों के प्रभाव से बच ना सके होंगे, तो यह विश्वास ही करना पड़ता है कि कोल, किरात, खश आदि विभिन्न जातियों में भी इस पारस्परिक संबंध का पूर्ण प्रभाव हुआ है। जहां स्थानीय रूप में इन सभी जातियों का आपस में निकटतम पारस्परिक संबंध स्थापित हुआ, वहां मैदानों से आए हुए लोग भी न केवल प्रभावित हुए हैं बल्कि ऐसे घुल मिल गए हैं कि 200-400 वर्षों की अवधि में ही वहां की मूल आबादी के सदस्य बन गए। अच्छे भले ब्राह्मण कुछ देर के बाद राठी बन गए और कई वंश तो एक समय के बाद ये भूल ही गए कि वे कब और कहां से आए थे और क्या थे। कई राजपूत वंश मुसलमानी आक्रमणों और एक सर्वव्यापी अफरा तफरी के दौरान इन पहाड़ों में आकर बसे, फिर यहीं के हो रहे। वे ये भी भूल गए कि वे राजपूत थे भी या नहीं। धौलाधार में बसे हुए गद्दियों में कितने ही खानदान खत्रियों के हैं जो किसी समय युग के महान उथल पुथल में और समय के चक्कर से घबराए हुए चंबा और धौलाधार के दामन में आबाद हुए। अब वे केवल गद्दी कहलाते हैं और दूसरे गद्दियों की तरह ही जिनमें ब्राह्मण, राजपूत, सुनार, कनैत, खश आदि शामिल है, जीवन व्यतीत करते हैं। कुल्लू के इतिहास में संभवतः राजा टेढ़ी सिंह के शासन काल में वैरागियों की जो टोली तीर्थ यात्रा करती हुई कुल्लू में आई थी, वे लगभग सभी लोग राजा टेढ़ी सिंह की सेना में शामिल हो गए थे।
उनको वहां जमीनें दी गई, माफियां दी गई और फिर उनमें से बहुत से स्थानीय स्त्रियों से विवाह शादियां करके वहीं के हो रहे। झीणा राणा और राजा भोसल के संतान को आज ये भी याद नहीं कि उनके वंशज कभी राणा तथा राजा थे। कुलूत देश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जहां कभी पित्ती ठाकुरों का राज्य था, जिन्हें हम किरात कह सकते हैं, उनकी संतान भी तो आज खिल्त मिल्त हो ही गई है और उस बड़ी आबादी का भाग बन गई है, जैसे विभिन्न छोटे नदी नाले एक बड़ी नदी में मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। कुल्लू के राजाओं के महलों में बीसियों स्थानीय लड़कियां गोली, खवासी, रखेल और नौकरानियों के रूप में रहा करती थीं। उनसे पैदा हुई जायज और नाजायज संतान भी, जिसके बारे में इतिहास खामोश है, आज उस बड़ी आबादी का भाग बन चुकी है। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन आ चुका है, प्राचीन खश लोग जब हिमालय के दामन में आबाद हुए और जब तक वर्णाश्रम धर्म का उन पर प्रभाव न हुआ, अथवा जब तक वे लोग कोल, किरात और खश के रूप में पारस्परिक मेल मिलाप से आगे बढ़ते रहे, तब तक उन्हें केवल धौनी कहा जाता था। परंतु वर्णाश्रम धर्म के प्रभाव जब इस कदर दूरस्थ भूखंड पर भी पड़े और जब जीवन के काम धंधों की सीमाएं नियत की जाने लगी, तब एक ऐसा परिवर्तन आया कि खेती बाड़ी पर गुजारा करने वाले सारे लोग एक पंक्ति में खड़े होने आरंभ हुए। डागी या कोली तो बहरहाल समाज में नीचे दर्जे पर रखे गए और ऋषियों मुनियों का अपना ऊंचा स्थान था ही। अतः किरात और खश तथा वे लोग जो मैदानों से आए, इस आबादी में खिल्त मिल्त होकर उस बड़ी बरादरी का रूप धारण कर गए, जिसे बहुत देर बाद कनैत कहा जाने लगा। आज तो बहरहाल कनैत लोग वर्णाश्रम धर्म के अनुसार राजपूत कहलाए जाने लगे हैं, परंतु 50 वर्ष पहले हिमालय के दामन में कश्मीर से गढ़वाल और नेपाल तक आबादी की एक बहुत बड़ी संख्या कनैत कहलाती थी। यहाँ तक कि लाहौल और स्पीति तथा किन्नौर के लोग भी कनैत कहे जाते थे। आज भी बहुसंख्यक आबादी न केवल कुल्लू में बल्कि सारे पहाड़ी इलाकों में इन्हीं लोगों की है। भले ही आज वे राजपूत कहलाते हैं, अतः इनका इतिहास ही इस इलाके का इतिहास माना जाना चाहिए। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले शब्द कनैत की छानबीन की जाए तथा इस बरादरी के आरंभ और विकास की ऐतिहासिक खोज को तर्क वितर्क की कसौटी पर उतारकर पाठकों को पेश किया जाए। कनैत शब्द की जब से व्युत्पत्ति हुई है, संभवतः तभी से यह दिलचस्पी, शंका और उलझन का मजमून बना रहा है। आरंभ में तो लोग इसके प्रयोजन और अभिप्राय से जरूर परिचित होंगे, परंतु बाद में शब्दों का स्वयं बिगड़ जाना या उनके उच्चारण में बिगाड़ पैदा होना साधारण सी बात है। भाषा का आरंभ तथा विकास केवल सिद्धांतों का पाबंद नहीं होता, बल्कि इसका अधिकतः आधार लोगों की बोलचाल और उच्चारण है। बोली, भाषा तथा उच्चारण तो हर 10 मील पर भी बदल सकते हैं और समय के अनुसार तो शब्दों में भी फेरबदल होता ही रहता है। इसलिए शब्द कनैत के अर्थ के बारे में भी बहुत गलत फहमियां हैं। 30 वर्ष के समय से तो हम भी इस मगजपच्ची में लगे हुए हैं कि वास्तव में ये शब्द है क्या। इसी बरादरी के कई लोगों से इस बारे में विचार विमर्श हुआ, जिनमें से बहुत अच्छे पढ़े लिखे समाज सेवक, नेता, राजनीतिज्ञ और विद्वान शामिल हैं। इस संबंध में विभिन्न लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। जो लोग इस बरादरी से संबंध नहीं रखते, वे तो अनजाने में ही इस शब्द को कुनीत कह देते हैं, जिसके अर्थ होते हैं जिसकी अच्छी नीयत नहीं। इस प्रकार के लोग वास्तव में शब्द नीत या नीयत को मूल मानकर इसमें कु उपसर्ग लगाकर कुनीयत या कुनीत बनाते हैं, जो ठीक प्रतीत नहीं होता। पंजाब जनगणना रिपोर्ट 1911 खंड 14 के पृष्ठ 461 में भी यही विचार इस प्रकार प्रकट किया गया है। संभव है कनैत शब्द कुनीत से निकला हो, जिसके अर्थ हैं सिद्धांतों या उसूलों से गिरा हुआ, और हो सकता है वे लोग भी इसी व्याख्या में शामिल कर दिए गए हों जो अनियमित विवाहों की संतान हो, जिनमें विधवा विवाह भी शामिल है।
स्थानीय रूप में कहीं कहीं तो यह व्याख्या संभव ठीक मानी जा सकती होगी, परंतु कश्मीर से कुमायूं तथा खासकर लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे इलाकों में जहां नियत या नीत शब्द उनकी भाषा में ही शामिल नहीं है, इसको आधार नहीं माना जा सकता। इसलिए केवल कु लगाकर इसके अर्थों को बदल करके शब्द कनैत के अर्थ को बदला नहीं जा सकता। उन लोगों का जो इस शब्द को कुनीत कहकर इसकी व्याख्या करते हैं, कहना है कि कुनीत वे लोग हैं जो अपने धार्मिक और सामाजिक उसूलों से गिर गए हैं, अर्थात जिनकी नीयत में अंतर आ गया है, और इनमें वे उन सब लोगों को शामिल करते हैं जो वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर इस बड़ी बरादरी में शामिल हुए। परंतु इस दृष्टिकोण का जो उत्तर हमने ऊपर दिया है, इसके आगे वे स्वयं भी खामोश हो जाते हैं। और वास्तविकता ये है कि नीयत में फर्क आने वाले और उसूलों से गिरने वालों की संख्या तो कहीं कहीं और थोड़ी थोड़ी हो सकती है। समूचे रूप में लाखों आदमियों के लिए कश्मीर से गढ़वाल की पहाड़ियों तक ये कहना कि उनकी नीत खराब हो गई थी, एक अत्यंत अनुचित और अनुपयुक्त बात है। बरादरी के एक बड़े समुद्र को जो विभिन्न इलाकों और विभिन्न परिस्थितियों में सैकड़ों हजारों मीलों में फैला हुआ हो, एक गलत और अनुचित व्याख्या से बेअसूल सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः जिन लोगों के मन में इस प्रकार का मामूली विचार भी हो, वह उन्हें इन दलीलों की रोशनी में अपने मन से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग इस व्याख्या को भी लेकर सामने आए हैं कि कनैत शब्द वास्तव में कन्याहत से बिगड़ कर बना है। कन्याहत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कन्या को मारना। ऐसे लोगों का कहना है कि कनैत उन राजपूतों की संतान है जिनके यहां लड़कियां पैदा होते ही मार दी जाती थी। ऐसा रिवाज संभव है किसी समय कुछ राजपूत घरानों में रहा हो, क्योंकि किसी समय जाति या वंश की बुराई और कमजोरी के कारण लड़कियों के लिए घर ढूंढने कठिन होते होंगे, और इसलिए भी कि संभवतः उस लड़ाई झगड़े के युग में बहुत बच्चों की और विशेषतः लड़कियों की रक्षा करना कठिन हो जाता होगा। इसलिए ऐसा रिवाज यदि कभी राजपूतों के कुछ बड़े वंशों में रहा भी हो, तो भी उंगली पर गिने जाने वाले ऐसे वंशों की संतान कश्मीर से कुमायूं तक लाखों की संख्या में नहीं हो सकती। और फिर असंख्य वंशों को कहां डाले जो राजपूतों के अतिरिक्त दूसरी जात बरादरियों में इसमें शामिल हुए हैं, या जो मैदानों से आकर पहाड़ों में आबाद हुए हैं। यह सब तो कन्याहत अर्थात कन्या मारने वाले वंशों से संबंध नहीं रख सकते। इसलिए शब्द कनैत की यह व्याख्या भी चंडू खाने की गप से अधिक महत्व नहीं रखती। कुछ और लोगों से बातचीत करने पर एक और मनोरंजक व्याख्या भी सुनने में आई। वे कहते हैं कि कनैत उन वीरों की संतान है जो कान तक धनुष को खींचकर तीर चलाते थे। इसलिए यह शब्द करणायत से बिगड़कर कनैत बना है। जहां तक कि किरात, खश और दूसरे लोगों की वीरता का संबंध है, उस पर तो संभवतः किसी को शंका नहीं, परंतु संसार के इतिहास में विशेष रूप से ऐसे राजपूतों का वर्णन तो कहीं सुनने में नहीं आया जो केवल कान तक कमान खींचने के लिए प्रसिद्ध हुए हों। चिल्ला चढ़ाने के बाद कान तक तो धनुष खींचा ही जाता है, अन्यथा वह तीर न रहकर एक खेल बन सकता है। तीर कमान से लड़ाई करने वाले वे कौन से लोग होंगे जो कान तक या अपने कंधे के बराबर कमान को नहीं खींचते होंगे। और यदि धनुष विद्या के असूलों के अनुसार कान तक कमान का खींचना जरूरी है, तो फिर यह विशेषता केवल उन राजपूतों को कैसे दी जा सकती है जिनकी संतान कनैत कहलाती है। शाब्दिक रूप में भी करण और आयत दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ करते हुए करण का अर्थ कान तो ठीक है, परंतु आयत का अर्थ ठीक नहीं उतरता। आयत शब्द किसी हद तक कुल्लुई भाषा का कोई बिगड़ा हुआ शब्द तो हो सकता है, और कान को भी कुल्लुई बोली में कौन तो कहा जाता है, परंतु दोनों को मिलाने पर तब भी यह शब्द कौनायत बन सकता है, और इससे बिगड़कर कनैत शब्द बनना कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। अतः यह व्याख्या भी बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। कुछ और उर्दू के विद्वानों ने कनैत का फारसी शब्द कनायत से संबंध जोड़ा है। उनका कहना है कि यह शब्द
उस समय प्रचलित हुआ है जब मुसलमानों का शासनकाल उत्तरी पंजाब में रहा है, और ये उन्हीं की देन है, क्योंकि उन्होंने ही पहाड़ी लोगों को शांति प्रिय होने के कारण संतोष और सब्र में रहने वाले लोग कहा है। और फारसी शब्द कनायत का अर्थ ही सब्र और संतोष है। कनायत करने वाले लोग अर्थात सब्र और संतोष से रहने वाले शांति प्रिय लोगों को उन्होंने कनायत शब्द के आधार पर कनैत कहा है। यदि उन्होंने यह नहीं भी कहा हो तो कनायत शब्द बिगड़कर कनैत बना होगा, ये व्याख्या भी विशेष महत्व की नहीं है। केवल किसी के कहने से सब्र और संतोष की विशेषता से किसी जाति का नाम कैसे बन जाता, और फिर इस तरह एक बरादरी की बुनियाद पड़ना भी संभव जान नहीं पड़ता। पहाड़ी इलाकों में तो कितनी ही छोटी छोटी रियासतें अभी 20 वर्ष पहले तक स्थापित थी, जहां लोगों की अपनी बोली, भाषा और अपनी संस्कृति जीवित रही है। इसलिए यह भी जरूरी नहीं कि फारसी का शब्द कनायत कश्मीर से नेपाल तक यूं ही प्रचलित हो गया हो। अतः इस व्याख्या को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब यह शब्द मूल रूप में क्या है और इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसके उत्तर के लिए उपर्युक्त व्याख्याओं की दृष्टि में आगे विचार अनिवार्य है। यहां तक तो यह बात ठीक है कि उपर्युक्त व्याख्याओं के जादू से निकल जाने के बाद यह शब्द जन साधारण का शब्द रह जाता है कनैत, और ये इसी उच्चारण से सारे इलाके में प्रचलित भी रहा है। अब इस शब्द का असली अर्थ निकालने के लिए इस शब्द की भी छानबीन करनी होगी। हमें यह जानना होगा कि ऐतिहासिक, साहित्यिक या धार्मिक पुस्तकों में या सरकारी रिकॉर्ड में यह शब्द पहल कब प्रयुक्त हुआ और कैसी परिस्थितियों में प्रचलित हुआ। ऋग्वैदिक काल में ना तो आर्य गणों में इस प्रकार के किसी गण का नाम आया है और ना ही दस्यु लोगों की कोई बरादरी या उपजाति इस नाम की ऋग्वेद या उसके बाद लिखे जाने वाले साहित्य में मिलती है। रामायण में भी कनैत नाम के किसी कबीले या बरादरी का वर्णन नहीं आया है। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी छानबीन करके बेशुमार छोटी छोटी जातियों का भी रामायण में वर्णन किया है। तुलसीकृत रामायण में कनैत नाम की जाति का कहीं उल्लेख आया नहीं है। हालांकि रामायण में कोल, किरात और खश का वर्णन मिलता है। कुलूत का भी उल्लेख कनैत शब्द के साथ नहीं आया है, जबकि उसमें किरात, खश, त्रिगर्त, कुलिंद, कुनिंद और कुलूत आदि शब्द आए हैं। पांडवों ने कई वर्ष हिमालय की घाटियों और वादियों में गुजारे हैं, जिसका उल्लेख विस्तार पूर्वक महाभारत में आया है। उन लोगों के नाम भी आए हैं जो इन पहाड़ों में रहते थे, परंतु कनैत नाम का कहीं वर्णन नहीं आता। बौद्ध जातकों में भी जो उस युग की प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तकें मानी जाती है, कनैत नाम का कहीं वर्णन नहीं आता। मसीह से 3री शताब्दी पूर्व जब यूनानियों का आक्रमण भारत पर हुआ, कुलूत देश की सेनाओं का यूनानियों के मुकाबले में सिंध नदी पर जाना और चंद्रगुप्त मौर्य के राजतिलक समारोह में पाटलिपुत्र में शामिल होने का वर्णन तो आया है, परंतु कनैत नाम से किसी जाति का वर्णन नहीं है। यूनानी आक्रमण के समय उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों के नाम वहां के रहने वाले कबीलों के नाम पर ही प्रसिद्ध थे, परंतु कुलूत देश का उल्लेख महर्षि चाणक्य के अर्थशास्त्र में केवल गणराज्य के रूप में आया है। अब हम ईसवी सदी 5वीं के दौर में प्रवेश करते हैं, जिस समय के बारे में वराह मिहिर ने बृहत संहिता नाम की पुस्तक लिखी है। इस संहिता के कुरम विभाग अध्याय 14 के पृष्ठ 164 और 165 पर लेखक ने भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में बसने वाली असंख्य जातियों का वर्णन किया है। इसमें राज्यों का वर्णन तो है ही, जैसा कि इसी पुस्तक में किसी पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है, परंतु उत्तर पूर्व में बसने वाली जातियों का वर्णन करते हुए संहिता के श्लोक संख्या 30 में एक कूनट जाति का भी वर्णन आया है। इस श्लोक में वराह मिहिर ने कूनट जाति को जटासुर, खस, घोष और कूचक जातियों के साथ बताया है। इसी श्लोक में ब्रह्मपुर, दरद, डामर, किरात, चीन, कुनिंद आदि जातियों का भी वर्णन है। इनमें से बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनका वर्णन और भी कई ऐतिहासिक पुस्तकों में आया है। श्लोक की उपयुक्त व्याख्या से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केवल इसी श्लोक में ब्रह्मपुर,
अर्थात भरमौर, चंबा से लेकर बंगाल की घोष जाति तक का वर्णन है। इसलिए कूनट नाम की जाति भी हिमालय के दामन में इनके साथ साथ रही होगी। कूनट शब्द से कनैत शब्द बनना यद्यपि असंभव ठहराया नहीं जा सकता, परंतु ये कहना कि कूनट जाति ही वर्तमान काल के कनैत हैं, इतना आसान नहीं, क्योंकि इस बात को पर्याप्त अनुसंधान और छानबीन के बाद ही स्वीकार किया जाना चाहिए। कूनट का शब्द अर्थ भद्दा नाचने वाला हो सकता है, तब यह नाम इस जाति को क्यों मिला, इसे भी अनुसंधान की कसौटी पर परखना होगा। इसका एक ही कारण हो सकता है कि इस इलाके में जहां गंधर्व लोग भी रहते थे और प्राचीन आर्य खश भी आबाद थे, इन दोनों के मुकाबले में कुनट जाति के लोग उतना अच्छा नहीं नाच सकते होंगे, इसलिए उन्हें कुनट कहा गया। प्रश्न पैदा होता है कि कुलूत और अन्य पहाड़ी इलाकों में क्या सचमुच ही कोई ऐसे लोग थे जो अच्छा ना नाचते थे, या जिनके नाच को अच्छा नाच नहीं कहा जाता था। कुलूत देश की कुछ एक परंपराएं जिन्हें धार्मिक रंग भी दिया गया है, इस बात की साक्षी हैं कि इस पहाड़ी इलाके में फागली, गनेड़ और सदियाले जैसे मेले थे और अब भी हैं, जिनमें न केवल प्राचीन आदिवासियों जैसा नाच पेश किया जाता है, बल्कि निर्लज्ज गीत भी गाए जाते हैं और ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं जिनके देखने और सुनने से उन लोगों की घटिया संस्कृति का अंदाजा लगता है जिन्होंने ये परंपराएं आरंभ की। इसमें शक नहीं कि इनका हर कदम निसंदेह राक्षसों की दुनिया का नजारा पेश करता है। अपर कुल्लू में गनेड़ और रूपी बादी के सदियाले भी इसी प्रकार के मेले होते हैं। यद्यपि अब प्रायः लोगों ने अश्लील शब्दों और दुर्व्यवहार के इन प्रदर्शनों को बंद करने या कम करने के प्रयत्न किए हैं, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के गंदे नाच इस पहाड़ी इलाके में प्रचलित न थे। यदि आर्य, खशों और मैदान से आने वाले लोगों ने इन राक्षसी परंपराओं को प्रचलित रखने वाले लोगों को कुनट कहा हो तो असंभव नहीं। आरंभ में ये स्थानीय आदिवासी लोग होंगे जो कोल किरात के पारस्परिक मेल मिलाप से अस्तित्व में आए होंगे और जिन्होंने प्राचीनतम कबायली परंपराओं को इस प्रकार के गंदे नाच के रूप में प्रचलित रखा होगा, परंतु बाद में दूसरे लोग भी परंपरानुसार इनमें शामिल होते रहे हैं। यहाँ तक कि स्थानीय देवताओं को और कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को भी इनमें शामिल कर लिया गया। अतः संभव है कि जो कुनट शब्द आरंभ में एक विशेष कबीले के लिए प्रयोग किया गया हो, वह कुछ देर के बाद वहाँ की समूची आबादी से भी संबंधित कर दिया गया हो। खश लोग तो अपनी उत्कृष्ट संस्कृति के कारण अवश्य अच्छे नाचने वाले होंगे, क्योंकि कुल्लू का असल नाच, जिसे नाटी कहते हैं, उच्च कोटि के नाचों में गिना जाता है। इसलिए इनके मुकाबले में दूसरे नाच नाचने वाले लोगों को, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, जरूर कुनट कहा गया होगा, क्योंकि तब तक वर्णाश्रम धर्म के अधीन बरादरियों का विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि एक दूसरे के अलग नाचने के अंतर से ही एक को दूसरे से अलग समझा गया। यह एक सामाजिक अंतर था। परंतु जब वर्णाश्रम धर्म के प्रभाव प्रकट होने आरंभ हुए और खश लोग जो अधिकता भेड़ बकरियां पालने का काम करते थे, खेती बाड़ी की ओर आकर्षित हुए और उनमें पहले आए कुनट लोगों के रीति रिवाज में घुल मिल गए और कुछ अपनी सामाजिक सीमा से इधर उधर फैले, तभी संभवतः उस बड़ी बरादरी का आरंभ हुआ जो कुनट से बिगड़कर कुनैत या कनैत कहलाई। कबीलों और बरादरियों के बनने और बिगड़ने के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो ये बात ठीक सिद्ध होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजपूतों में ही जम्मू से आए हुए जम्बाल, जसवा से संबंध रखने वाले जसवाल, पटियाले से संबंध रखने वाले पटियाल गुलेरिये राजपूत कहलाए हैं। इसी तरह ब्राह्मणों में नगरकोट से आए हुए नगरकोटिये, ज्वालामुखी के भोजकी, अयोध्या से आए हुए अयोध्यावासी, सरस्वती के किनारे बसने वाले सारस्वत ब्राह्मण कहलाए। पेशे के आधार पर भी पंडित, पुरोहित, आचार्य, बोटी, राठी, हलवाह आदि ब्राह्मण हुए हैं। अतः कुनट जाति भी तभी तक अलग नाम से संबोधित रही है जब तक केवल नाचने की विशेषता पर यह अंतर और भेद प्रचलित था। जब अन्य सामाजिक परंपराएं परस्पर घुल मिलकर एक रूप धारण करती गई,
तब सभी लोग इस बड़ी बरादरी में शामिल हो गए होंगे, जिसे कूनट के आधार पर कनैत कहा जाने लगा। और तब ये नाचने के अंतर और भेद से नहीं बल्कि पेशे के आधार पर खेती बाड़ी पर आश्रित सभी लोगों की एक बरादरी बन गई होगी। क्योंकि कूनट आबादी ज्यादा होगी, इसलिए सामाजिक नियमों के अनुसार कम संख्या के लोग सर्वदा बहुसंख्या के लोगों में सम्मिलित हो जाते हैं और बड़ी बरादरी में शेष बरादरियां प्रायः घुल मिल जाती हैं। जिस तरह आरंभ में आर्य का अर्थ भेड़ बकरियां पालने वाला था, बाद में खेतीबाड़ी करने वाला बना और अंत में आर्य विजेता और शासक कहलाए जाने लगे, उसी तरह कूनट शब्द किसी समय अच्छा न नाचने वाले को कहा जाता होगा। और जब अच्छा नाचने वाले और अन्य लोग इसमें शामिल होते गए, तब परंपराओं और पेशों के आधार पर न केवल शब्द कूनट कनैत में बदल गया, बल्कि उसका संबंध उस श्रेणी से जोड़ा गया जिसकी सांझी संस्कृति और सामूहिक सभ्यता जीवन का स्रोत बनती चली गई। कुल्लू के राजाओं के इतिहास में जो ईस्वी सदी पहली से आरंभ होता है, कनैत शब्द की व्याख्या प्रायः मिलती नहीं है, परंतु अनुश्रुति है कि जिस तरह ठकराई में रहने वाले लोगों को ठरैरत या ठकरैत कहा जाता है, उसी तरह कुलूत के लोगों को भी बाहर के लोगों ने कुलैत कहा। कुल्लू के लोगों को कोले तो अब भी कहते हैं, परंतु जब कुल्लू का नाम कुलूत था, तब संभवतः कुलूत वालों को कुलैत जरूर कहा जाता होगा। और फिर उच्चारण के बिगड़ने पर यह शब्द यदि कुनैत या कनैत बन गया हो तो असंभव बात नहीं, परंतु फिर वही प्रश्न पैदा होता है कि यह शब्द कुलूत देश की सीमाओं तक तो माना जा सकता था। कश्मीर से नेपाल तक की एक बड़ी संख्या की आबादी को कनैत क्यों कर कहा जा सकता था? इसमें तो संदेह नहीं कि बहुत पुराने समय में कुलूत देश की गिनती मुद्रा राक्षस नाटक के अनुसार उत्तर और उत्तर पश्चिम के 5 बड़े राज्यों में होती थी, जैसा कि हम इस पुस्तक के 4थे अध्याय में वर्णन कराए हैं। जिन 5 बड़े राज्यों में कुलूत देश का राज्य शामिल था, उनमें कश्मीर, सिंध और यूनान जैसे बड़े राज्य भी थे। इसलिए संभव है कि कुलूत का बड़ा राज्य कश्मीर से गढ़वाल तक फैला हुआ हो और तब इसमें बसने वाले सब लोगों को कुलैत कहा गया हो। इससे पहले महाभारत में भी कश्मीर से गढ़वाल तक हडिम्बा की कोख से पैदा हुए भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का राज्य था और इस पहाड़ी प्रदेश से घटोत्कच का ही पांडवों की ओर से महाभारत की लड़ाई में शामिल होने का वर्णन आया है। जबकि त्रिगर्त अर्थात कांगड़े के राजा सुशर्मा को कौरवों का साथी और सहायक बताया गया है। क्योंकि महाभारत काल में कुलूत देश के अतिरिक्त और भी असंख्य छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों का वर्णन अर्जुन की विजयों और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सहयोग के सिलसिले में आया है। भीष्म पर्व अध्याय 9 श्लोक 3 से 57 तक तथा अध्याय 52 श्लोक 2 से 4 और आदि पर्व अध्याय 255, सभा पर्व अध्याय 26 और 27। परंतु हो सकता है कि इन छोटी छोटी रियासतों के होते हुए भी कुलूत देश की बड़ाई स्वीकार की गई हो और इस बिना पर इस सारे पहाड़ी प्रदेश को कुलूत और इसमें रहने वालों को कुलैत या कनैत कहा जाने लगा हो। बहरहाल ये एक विचार है जिस पर आगे छानबीन की आवश्यकता है।